सरिता केस पर चाय चढ़ाकर झाड़ू लगाने लगी। इतनी देर में राजू उठ चुका था। राजू, बहू को बोल दे मैंने चाय चढ़ा दी है, उठ जाएगी। बोल दो उठ गई हूँ, और एक कप चाय बना भी देंगी तो कौन सा इनके हाथ घिस जाएंगे। माँ तुम्हें पता तो है सुधा उठ जाएगी, तुम भी कम नहीं हो। जरा जल्दी क्या उठ गई, बस शुरू हो जाती हो। मैंने इसलिए बोला बेटा, चाय अगर ज्यादा देर की बनी रखी हो तो बेस्वाद हो जाती है। दूध कौन सा तुम लाती हो, लाएंगे तो हम लोग ही अपने पैसों से। बड़ी आई मुझे बोलने वाली। और ये रसोई अभी तक फैली हुई है, कपड़े धुले नहीं हैं। एक चाय क्या बना दी सोच रही हैं, बड़ा काम कर दिया। राजू मुझे जरा बाजार तक जाना है, मुझे रास्ते में छोड़ देना। और माँ जी मेरे आने तक घर का सारा काम निपटा देना। शाम को मेरी सहेली राधा आ रही है, उसके लिए खाना भी तैयार करना है। सुधा बहुत ही बुरे स्वभाव की थी। अपनी बूढ़ी सास पर उसे जरा भी तरस नहीं आता था। वो सरिता से ही सारे घर का काम कराती थी। सरिता कई बार दुखी हो जाती थी, पर वो अक्सर बेटे की वजह से चुप हो जाती थी। राजू के सिवा सरिता का इस दुनिया में कोई भी नहीं था। सरिता घर का सारा काम निपटाकर कुछ देर के लिए लेटी ही थी कि माँ जी मेरी सहेली राधा आ गई है, मैं उसके साथ बैठी हूँ, जाओ रसोई में जाकर खाने की तैयारी करो। ठीक है बेटा, मैं अभी बना देती हूँ। सुधा तेरे तो मजे हैं, सारा काम तेरी सास कर लेती है, तू तो आराम से बैठकर खाती है। वो तो है, वैसे इन सासों से भी काम निकलवाना पड़ता है। ये लेक पकोड़े आ गए, आजा पकोड़े खा। ये क्या कर दिया अंधी कहीं की। बुढ़िया मेरा 10,000 का सूट है और इस पर चटनी गिराकर इसे पूरा खराब कर दिया। सुधा कैसे कैसे बूढ़े लोगों को तूने घर में रखा हुआ है, सारा मूड खराब हो गया। ये क्या कर दिया तुमने, मैं सच में तुम जैसी सास से तंग आ गई हूँ। बुढ़िया मरती भी तो नहीं है। इतने समय बाद मेरी सहेली आई है और उसका इतना महंगा सूट खराब कर दिया। अब हमारी आंखों के सामने खड़े होकर और क्यों गुस्सा दिला रही हो, निकल जाओ यहाँ से। गलती हो गई बेटा, नजर कमजोर हो गई है, इसलिए मैं देख नहीं पाई। तुम्हारी गलती की वजह से मेरा इतना महंगा सूट थोड़ी ना सही हो जाएगा, इस पर तो दाग लग ही गया ना। क्या हुआ सुधा, इतना शोर क्यों मचा रखा है? राजू मैं इस घर में रहकर परेशान हो गई हूँ। तुम्हारी माँ ने हमारा जीना मुश्किल किया हुआ है। इतने समय बाद मेरी सहेली आई, मैंने इनसे जरा से पकोड़े बनाने के लिए जो कह दिया, इन्होंने गुस्से में उसके सूट के ऊपर पूरी चटनी का कटोरा ही गिरा दिया। इतना महंगा 10,000 का सूट खराब कर दिया। मेरी कोई इज्जत ही नहीं है मेरे दोस्तों के सामने। माँ थोड़ा तो ध्यान से चला करो, कितनी बार कहा है आपका चश्मा लगा लिया करो। इतने महंगे महंगे चश्मे तुम्हें बनवा कर देता हूँ, रोजाना तुम मुझे चश्मा ठीक करवाने के लिए भेज देती हो, फिर भी तुम्हारी आंखों को दिखाई क्यों नहीं देता। सॉरी राधा जी, मेरी माँ की वजह से आपका सूट खराब हो गया, इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अरे नहीं नहीं राजू जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप मुझसे माफी मत मांगिए। वैसे आजकल बहुत से वृद्ध आश्रम हैं जो खुले हुए हैं, आप अपनी माता जी को किसी वृद्ध आश्रम में क्यों नहीं छोड़ाते। अपनी उम्र के लोगों के साथ रहकर इनका भी मन लग जाएगा और आप लोगों को भी अपनी जिंदगी खुले से गुजारने का मौका भी मिलेगा। मेरे पड़ोस में बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने माता पिता और सास ससुर को वृद्ध आश्रम में छोड़ दिया है और खुशी से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। ना कोई रोक टोक, ना कोई सिरदर्दी। राजू कह तो राधा बिल्कुल सही रही है, क्यों ना हम भी माँ जी को किसी वृद्ध आश्रम में छोड़ आए। ठीक है सुधा, मैं कल किसी वृद्ध आश्रम में बात करता हूँ, फिर हम माँ को वहीं छोड़ आएंगे। हे भगवान, ये मेरे बेटा बहू हैं जो मुझे वृद्ध आश्रम में छोड़ने की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं वृद्ध आश्रम में नहीं जाऊंगी, मैं इस घर में ही नहीं रहूंगी, मैं यहाँ से चुपचाप चली जाऊंगी। तुम दोनों अपनी जिंदगी में खुश रहना मेरे बच्चों, मैं तुम्हें अब और तंग नहीं करूंगी। अगली सुबह तड़के ही जब राजू और सुधा सो रहे थे, सरिता अपने कुछ कपड़े और थोड़े बहुत जो उसके पास पैसे थे लेकर घर छोड़कर निकल पड़ती है। सरिता एक बस स्टैंड पर पहुंचती है। बैठो हरिद्वार हरिद्वार हरिद्वार, बैठो हरिद्वार हरिद्वार हरिद्वार, बैठो हरिद्वार हरिद्वार हरिद्वार। माता जी ये बस हरिद्वार जा रही है। हरिद्वार की एक टिकट दे देना भैया,
सरिता हरिद्वार जाने वाली बस में बैठ जाती है। उसे नहीं पता था उसकी जिंदगी उसे किस मोड़ पर ले जा रही है। उसकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई होती हैं। बस हरिद्वार के लिए चल पड़ती है। कुछ देर बाद माताजी हरिद्वार आ गया है, बस रुक गई है। यहाँ तक तो आ गई, पर यहाँ रहकर मुझे कुछ काम करना होगा। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि ज्यादा दिन तक गुजारा हो पाए। अम्मा जी चाय पियोगी? बस 5 रुपए की है। अरे बिटिया तुम तो बहुत छोटी सी प्यारी सी हो, चाय तो मुझे पीनी है। लाओ 1 प्याली चाय दे दो। ये लो 5 रुपए। पर तुम इस बस स्टैंड पर अकेली चाय बेच रही हो। मेरा नाम बिट्टी है, मैं अपनी माँ के साथ रहती हूँ। वो मेरा भाई आने वाला है ना, तो इसलिए माँ काम नहीं कर पाती। पहले मेरे बाबा थे ना, वो चाय बेचते थे। पर कुछ दिन पहले हम जब फुटपाथ पर सो रहे थे ना, तो एक गाड़ी बाबा को चोट मारकर चली गई और बाबा हमें रो मत बेटी, भगवान हमें दुख से लड़ने की हिम्मत देते हैं। तुम रोने लगोगी तो तुम्हारी माँ को कौन हिम्मत देगा? वो देखो पेड़ के पास मेरी माँ बैठी है। माँ ये अम्मा जी तुमसे मिलने आई हैं। बिट्टी की माँ मालती सरिता की आप बीती सुनकर बहुत दुखी होती है। आपने सही किया, आपने घर छोड़ दिया अम्मा जी। मैं और मेरे पति कमाने के लिए गांव से शहर निकले थे। हम पड़ोस में ही एक झुग्गी में रहते हैं, पर मेरे पति के साथ हादसा हो गया और वो हमें अकेला छोड़कर चले गए। और मेरा बच्चा होने का टाइम भी नजदीक है, इसलिए चाय की दुकान वाले से चाय लेकर बिट्टी को दे देती हूँ और ये आने जाने वाले यात्रियों को चाय बेच देती है। छोटी बच्ची है ना, तो हर कोई चाय नहीं खरीदता और इतनी हिम्मत नहीं पड़ी बसों में चढ़ उतर कर मैं चाय बेच सकूं। क्या हुआ मालती? हे भगवान, इसकी तो तबीयत बिगड़ती जा रही है। सरिता मालती को हरिद्वार के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराती है। मरीज शरीर से बहुत कमजोर है, इसलिए माँ और बच्चे में से किसी एक को ही बचा पाएंगे। अम्मा जी अगर मुझे कुछ हो गया तो आप मेरे बच्चों का ध्यान रखोगी ना? मेरे बच्चों का कोई भी नहीं है इस दुनिया में। मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे अम्मा जी। मालती तुम ठीक हो जाओगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मालती नहीं बच पाती, उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि वो एक बच्चे को जन्म दे पाती। गरीब और भूख से उसका शरीर खोखला हो चुका था। गरीबी और भूख से उसका शरीर खोखला हो चुका था। वो अपने बच्चे को जन्म देकर इस दुनिया से चली गई। इसने आखिरी वक्त में ये बच्चा आपको सौंपने के लिए कहा था। ये लीजिए। अम्मा जी माँ कहाँ चली गई? माँ क्यों नहीं बोल रही? माँ बोल क्यों नहीं रही अम्मा जी? तुम्हारी माँ इस दुनिया को अलविदा कह गई। बेटी आज से मैं तुम दोनों की देखभाल करूंगी। भगवान भी यही चाहते हैं। सरिता ने अपने हाथ में एक सोने की अंगूठी पहनी हुई थी, जिसे बेचकर वो हरिद्वार बस स्टैंड के सामने किराए की एक छोटी सी दुकान लेकर वहीं चाय बनाकर बेचने का काम शुरू कर देती है और मोनू को पालने लगती है। ग्राहक भी अब अम्मा जी की चाय नाम की उस दुकान पर चाय पीकर ही आगे बढ़ते हैं। सरिता को चाय की दुकान खोले 6 साल गुजर जाते हैं। उसने बिट्टी और मोनू का एक स्कूल में दाखिला करवा दिया और वो दोनों स्कूल जाने लगे। एक सुबह जब सरिता बिट्टी और मोनू को स्कूल छोड़ने जाने लगी, दादी माँ मुझे बिस्कुट चाहिए। बिस्कुट लेना है बेटा? लो, पर तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? अरे बेटा आप हाथ छुड़ाकर यहाँ कैसे चले आए? बस चलने वाली है, चलो। तुमने मुझे भूल से ही सही, पर दादी माँ बोला है ना। ये लो, ये सारे बिस्कुट तुम रख लो। तुम्हें अच्छे लगे ना? घर जाकर रोजाना मेरी तरफ से एक बिस्कुट खाना। राजू उससे पहले कुछ कह पाता, सरिता बिट्टी और मोनू को स्कूल छोड़ने चली गई। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अरे बाबा आप रो क्यों रहे हैं? रो नहीं तो क्या करूं बेटा, ना जाने इंद्र देवता हमसे क्यों रूठे हुए हैं। लगातार 3रा साल हो गया है, बारिश दर्शन ही नहीं दे रही।
और बिना बारिश के खेत सूखा रेगिस्तान हो गया है। मुझे माफ़ कर दो बेटा। कैसी बात कर रहे हैं बाबा, आप मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? माफ़ी इसलिए मांग रहा हूँ क्योंकि मैंने तुझे बचपन से लेकर अब तक तुझे गरीबी के अलावा दिया ही क्या है। मैं सब जानता हूँ कि तूने कैसे अपना जीवन गरीबी में निकाला है। कितनी भी छोटी बड़ी हसरतें मन ही मन में मान ली तूने, पर ये तेरा बूढ़ा और लाचार बाप कुछ नहीं कर पाया तेरे लिए। बाबा बस आप चुप हो जाओ। मुझे इस बात पर गर्व है कि आप मेरे पिता हैं। मैं जानता हूँ आपने मुझे पालने पोसने के लिए कितनी मेहनत की है। माँ के गुजर जाने के बाद आपने खेती का काम भी किया और मेरा ख्याल भी रखा। आप ही मेरे बाबा हो, मेरी माँ हो और मेरे भगवान भी। रामू की बात सुनकर किशन ने उसे फौरन गले से लगा लिया। अपने बेटे की बातें सुनकर और संस्कार देखकर किशन गर्व से फूले नहीं समा रहा था। संस्कार ही तो दे पाया था अपने इकलौते बेटे रामू को। किशन एक छोटा किसान था। वो हर बार उधार लेकर खेती करता और फसल बिकने पर उस उधार को चुकाता। फिर जो पैसे बच जाते उन्हीं से अपना और रामू का पेट पालता। मगर गांव में पिछले कुछ साल से हुई कम बारिश ने किशन जैसे हर किसान की कमर तोड़कर रख दी थी। फिर एक शाम, बेटा रामू तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बाबा कहिए ना। मेरी बात मान, तू छोड़ ये खेतीबाड़ी का चक्कर। इसमें कुछ नहीं रखा। मैंने अपनी हड्डियां गला दी इसी खेतीबाड़ी के चक्कर में। कोई फायदा नहीं है। बाबा खेती छोड़कर मैं क्या करूँगा? तेरा पूरा बचपन मेरे साथ गरीबी में गुजर गया। अब मैं नहीं चाहता कि तेरी जवानी भी गरीबी के अंधेरे में गुजरे। तो तू ऐसा कर कि तू शहर चला जा, वहाँ जाकर कोई काम धंधा ढूंढ लेना, अपनी जिंदगी संवार बेटा। तो ठीक है बाबा, पर मैं वहाँ करूँगा क्या? और जब जाना ही है तो आप भी चलो ना मेरे साथ। नहीं बेटा, मेरा यहीं रहना ठीक होगा। तू वहाँ अपना काम धंधा देखेगा या मेरी सेवा करेगा, इसलिए तुझे अकेले ही जाना होगा। ठीक है बाबा, अगर तुम यही चाहते हो तो मैं शहर जाऊंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ बाबा कि आपका बुढ़ापा गरीबी में नहीं गुजरने दूंगा। अगली सुबह किशन ने अपनी पत्नी शकुंतला के जेवर गांव के सुनार के पास ले जाकर बेच दिए और उससे मिले पैसे अपने बेटे रामू को दे दिए ताकि वो शहर में अपना कोई काम धंधा कर सके। अगले ही दिन रामू पैसे लेकर शहर के लिए रवाना हो गया। उसे बहुत तेज भूख लगी थी। रामू को अंडे बहुत पसंद थे। रामू ने देखा कि सामने एक आदमी उबले हुए अंडे बेच रहा था और फिर, भैया 2 उबले अंडे कितने के दोगे? 14 रुपए के हैं भैया। अरे बाप रे, इतने महंगे? भैया ऐसा है, खाना है तो खाओ वरना निकलो यहाँ से। मेरा टाइम खराब ना करो, चलो। बेचारा रामू दोनों अंडे खाकर वहीं बस अड्डे पर ही लेट गया और उसे नींद आ गई। अगले दिन सुबह रामू एक बस्ती में गया जहाँ उसने एक सस्ता सा कमरा किराए पर ले लिया। वहीं उसकी दोस्ती राहुल से हो गई जो उसके बगल वाले कमरे में ही रहता था और पास ही की एक फैक्ट्री में काम करता था। भैया आप क्या काम से लौट रहे हैं? हाँ भाई, मैं एक फैक्ट्री में काम करता हूँ और वहीं से आ रहा हूँ। भैया क्या वहाँ मुझे भी काम मिल जाएगा क्या? हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम कल चलना मेरे साथ। मैं मैनेजर साहब से बात करूँ, क्या पता काम बन ही जाए। अगले ही दिन रामू सुबह सुबह राहुल के साथ उसकी फैक्ट्री में पहुंच गया, लेकिन वहाँ उसका काम नहीं बना क्योंकि फैक्ट्री में फिलहाल किसी भी तरह की कोई जगह खाली नहीं थी। तो काम नहीं मिल रहा, ऊपर से बहुत तेज भूख लग रही है। हाँ यार, ये तो सही बात की तुमने। भूख तो मुझे भी लगी है। फिलहाल कुछ खास है भी नहीं बनाने को, बस 2-4 अंडे पड़े हैं और थोड़ा सा आटा। अच्छा, अरे इसमें तो दावत हो जाएगी भैया, आप रुको मैं अभी आया। रामू झट से बाजार गया और थोड़ा सा धनिया, प्याज, तेल और कुछ मसाले खरीद लाया। फिर उसने बड़े मन से अंडा पराठा बनाए। पराठे का पहला निवाला खाते ही राहुल की आंखें बंद हो गईं। फिर निवाला पूरा खाते ही उसने रामू के हाथों को चूम लिया और फिर खाना खाने लगा। फिर अचानक खाते खाते रुक गया और रामू से बोला, आ गया भाई आ गया, बड़े गजब का आइडिया आया है। देखो रामू, जहाँ मैं काम करता हूँ ना, वहाँ कई फैक्ट्रियाँ हैं और खाना बनाने का कोई ठेला नहीं है। तो तुम अगर मेरी फैक्ट्री के पास अपना अंडा पराठे का ठेला लगाते हो तो कसम से नोट छापेंगे, नोट। सच में, लेकिन मेरे पास ना तो ठेला है ना ही उतने पैसे। अरे तो मैं कब काम आऊंगा भैया? हम दोनों भाई पार्टनरशिप में अंडा पराठे का ठेला लगाएंगे।
अरे भाड़ में गई ये फैक्ट्री की नौकरी, तुम ऐसा ही बढ़िया अंडे पराठे बनाना और मैं सामान और पैसों का हिसाब देख लूंगा। रामू ने राहुल के प्रस्ताव को तुरंत ही हाँ कर दी। रामू और राहुल ने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर ठेला और अंडा पराठा बनाने का सामान खरीद लिया और अगले ही दिन उस इलाके में ठेला लगा दिया जहां राहुल काम करता था। देखते ही देखते बहुत सारे मजदूर और राहगीर ठेले पर आकर अंडा पराठा खाने लगे। रामू के हाथों में वाकई में जादू था। कुछ ही दिनों में राहुल और रामू अच्छे पैसे कमाने लगे। उन दोनों की मेहनत रंग लाई और 2 सालों के अंदर ही दोनों ने शहर के मेन बस अड्डे के ठीक सामने एक बड़ी सी दुकान खरीद ली। मुबारक हो भाई, अब तो अपनी दुकान हो गई। हाँ भैया, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, आपको भी मुबारक हो भाई। काम बढ़ता चला गया और फिर एक दिन राहुल और रामू ने एक अच्छी सोसाइटी में अपने लिए अलग अलग फ्लैट खरीद लिए। कहाँ जा रहे हो भाई? उसे लेने जिसने मुझे पालने पोसने में कभी आराम नहीं किया, मेरे बाबा। इतना कहकर रामू अपने गांव के लिए निकल गया, अपना वो वादा पूरा कर जो गांव से निकलते हुए उसने अपने बाबा से किया था। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।